यूनेस्को टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनेस्को लिस्ट ऑफ टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो टेंजिबल का मतलब होता है वो चीजें जिसे छुआ जा सके, समझा जा सके, देखा जा सके। ऐसी कुछ चीजें इसमें लिस्ट आउट की जाएंगी। तो क्या किसी भी चीज को हम यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल सॉरी टेंजिबल कल्चरल साइट हेरिटेज साइट कह सकते हैं? नहीं। उसके लिए एक क्राइटेरिया डिसाइडेड है कि उसे ये पैरामीटर्स को पार करना होगा, तभी वो एक यूनेस्को कल्चरल साइट हो सकती है। तो नॉमिनेशन के लिए दो चीजें हैं कि पहला तो उसे आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू का होना चाहिए, वो बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत अलग सी यूनिवर्सल वैल्यूज होनी चाहिए उसके पास। और दूसरा, एटलीस्ट जो क्राइटेरिया है यूनेस्को लिस्ट वर्ल्ड इंटैंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज होने के लिए, उसमें से एक को उसे फॉलो करना जरूरी है। तो क्राइटेरिया जो होता है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कल्चरल साइट होने के लिए 6 क्राइटेरिया हैं, उसमें से एक फॉलो करें। और नेचुरल साइट होने के लिए 4 क्राइटेरिया हैं, उसमें से एक को फॉलो करें। तो क्राइटेरिया कल्चरल साइट होने के लिए क्या है कि वो इंसान के द्वारा बनाया हुआ एक क्रिएटिव मास्टरपीस होना चाहिए, एक अद्भुत नमूना होना चाहिए। दूसरा है कि वो एक कल्चरल एरिया हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एरिया में वो चीज़ हो रही है और ह्यूमन वैल्यू उस टाइम पर लोगों ने किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई टाउन प्लानिंग की है, मॉन्यूमेंटल आर्ट बनाया है। वहाँ पर उतने रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे पास्ट में। अब हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, मशीन हैं, वहाँ पर नहीं हुआ करते थे, वो हाथ से ही सब बनाते थे। तो वो चीज़ उस एरिया में अगर शो हो रही है, कोई कल्चरल ट्रेडिशन हो सकता है, कोई सिविलाइजेशन हो सकता है जो अब तक है या फिर अब नहीं है, दोनों को ही इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। टाइप ऑफ बिल्डिंग, अलग सी तरीके का आर्किटेक्चर बनाया गया हो। जैसे हम बहुत सारे मंदिर हैं हमारे यहाँ जिन्हें इसमें ऐड किया गया है। लैंडस्केप का यूज़ किस तरीके से हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, और हिस्ट्री में मतलब उस टाइम पर क्या हो रहा था वो चीज़ वहाँ रिफ्लेक्ट करी गई है। जैसे खजुराहो में अलग तरीके के स्कल्पचर्स आपको मिलते हैं, तो वो जो आपको स्कल्पचर देखने को मिल रहे हैं वो आपको उस टाइम पे लोगों की थिंकिंग को दिखा रहे हैं, आपको वहाँ पर उस टाइम पर क्या हो रहा था। ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब सेटलमेंट है तो किस तरीके से लोगों ने वहाँ पर ज़मीन का इस्तेमाल किया है। सी है तो वहाँ पर उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से रखा गया है, और वो मतलब कितना समझ पाए हैं इन्वायरमेंट को और उससे होने वाले लैंड और खुद के ऊपर होने वाले इफेक्ट को। वो अब वल्नरेबल कंडीशन पर भी हो सकता है, और अगर है तो उसे भी लिस्ट आउट किया जा सकता है। लास्ट आता है कोई लिविंग ट्रेडिशन, कोई इवेंट या फिर आइडिया, बिलीफ, आर्टिस्टिक लिटरेरी वर्क। जैसे कि आप देख सकते हो ताजमहल में फॉर शॉर्टनिंग की टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। मतलब आप दूर से भी देखोगे तो वो चीज़ें लगती हैं जैसे आपके पास ही हैं, छोटी बनी हुई हैं, लेकिन आपको वो पास नज़र आती हैं। तो वो टेक्निक, तो वो लिविंग ट्रेडिशन, उस टाइम पर क्या ट्रेडिशन था, क्या आइडियाज़ थे, क्या बिलीफ थे। अगर कोई भी मॉन्यूमेंट आपको वो रिफ्लेक्ट कर पाए, उस टाइम को, अपने टाइम को रिफ्लेक्ट कर पाए और सिग्निफाई करे यूनिवर्सल वैल्यूज़ को, लिटरेरी वर्क, तो ये आपके कल्चरल साइट्स में इंक्लूड किया जा सकता है। कल्चरल साइट होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, पहले ही बताया, 4 क्राइटेरिया है इसमें। तो पहला है एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लेक की बात करो पर्टिकुलर किसी, तो वो ऑल अराउंड वर्ल्ड आपको दिख जाएंगे। अगर आप किसी भी नेचुरल चीज को दे रहे हो तो वो सबसे अलग है, तो क्यों है, क्या है उसमें एक्सेप्शनल नेचुरल थिंग, ब्यूटी क्या है, एस्थेटिक इम्पोर्टेंस क्या है उसका। कोई मेडिसिनल वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
तो ये है। उसके बाद मेजर स्टेजेस ऑफ अर्थ हिस्ट्री। अर्थ थी हमेशा टाइम के साथ खुद को बदलती आई है, मैप चेंज होते रहे हैं वर्ल्ड के। मेजर अर्थ की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करे, लाइक जियोलॉजिकल प्रोसेस किस तरीके से, जैसे आप मान सकते हो हिमालयाज का डेवलपमेंट हुआ है। तो हिमालयाज का डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकरा गए थे, तो जिस कारण से वहाँ का एरिया अपलिफ्ट हो गया और फोल्डेड माउंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ की हिस्ट्री का, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस भी हो सकता है। हिमालय का डेवलपमेंट भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो अब भी हो रहा है। हिमालय लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसकी हाइट लगातार बढ़ रही है। तो ये एक जियोमॉर्फिक सिग्निफिकेंट फिजियोग्राफिक फीचर हो सकता है, अगर कोई ऐसा है तो उसे नॉमिनेट किया जा सकता है। ऑन गोइंग इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, प्लेट्स का मूवमेंट, टेक्टोनिक, तो ये सब इवोल्यूशन के साथ अगर कुछ शो हो रहा है और वो ऑन गोइंग भी है। डेवलपमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल, कोई टेरेस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, फ्रेश वाटर डेवलपमेंट, कोस्टल मेराइन इकोसिस्टम, कोई कम्युनिटी, कोई इकोसिस्टम, हर एरिया का इकोसिस्टम अलग होता है, वहाँ पर उसका नेचुरल वेजिटेशन अलग होता है। तो उसे डिफाइन कौन करता है? वहाँ का एरिया डिफाइन करता है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस उस एरिया में हो रहे हैं, कम्युनिटी, और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लांट और एनिमल्स का डेवलपमेंट होता है। तो अगर वहाँ पर ऐसी कोई एक्सेप्शनल सी चीज़ है जो और कहीं नहीं है, तो उसे प्रोवाइड किया जा सकता है। लास्ट आता है नेचुरल हैबिटेट फॉर इन सीटू कंजर्वेशन। दो तरीके के कंजर्वेशन किए जाते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू मतलब आपको कोई भी जो जिस भी ऑर्गेनिज्म को बचाना है या फिर कंजर्व करना है, तो उसे उसके एरिया से, उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा करके उसे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और वहाँ पर उसका 24/7 आप उस पर नज़र रखते हो, कैसा ग्रोथ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप उसे कुछ मेडिसिन या व्हाटएवर एडमिनिस्टर कर सकते हो। इन सीटू है कि वो वहीं पर है, उसी एरिया में है, आपको उस एरिया को कंजर्व करना है, और अगर आप उस एरिया को कंजर्व कर पाते हो तो वहाँ पर जितनी भी थ्रेटेंड इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वो अपने आप कंजर्व हो जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई साइट है जहाँ कंजर्वेशन नीडेड है तो उसे आप इस क्राइटेरिया में रख सकते हो। लीगल स्टेटस क्या मिलता है किसी साइट को? तो सबसे पहले वो एरिया जो है कल्चरली सेंसिटिव है, ये डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसका अलग से ध्यान रखा जाता है। लीगल प्रोटेक्शन मिलता है जेनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 53 के, मिलता है जेनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 53 के अंडर। लीगल स्टेटस, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस क्या मिलता है? तो लीगल स्टेटस ये है कि उस एरिया को कल्चरली सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये एरिया कल्चरली सेंसिटिव है, और इसको सेंटर रख करके अगर आप कोई रोड बना रहे हो तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये एरिया डिस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, तो उसका अलग से ध्यान रखा जाएगा। लीगल प्रोटेक्शन मिलता है लॉ ऑफ वॉर अंडर जेनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 53। जेनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 53 के द्वारा इस एरिया को लॉ ऑफ वॉर, मतलब अगर वॉर होता है तो ओपोनेंट कंट्रीज, मतलब ओपोनेंट कंट्रीज के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं उन पर आप कोई भी अटैक नहीं कर सकते हो। वॉर के टाइम पर इन एरियाज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हमें इन्हें कंजर्व करना है। और मिलिट्री सपोर्ट, कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्ट उस एरिया के आसपास नहीं होना चाहिए। मॉन्यूमेंट, आर्ट और प्लेस ऑफ वर्शिप जो चीज भी है, लीगल प्रोटेक्शन
परस्यूट ऑफ लॉ अंडर जेनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 53 जेनेवा कन्वेंशन से लॉ ऑफ वॉर एक बनता है, जिससे मतलब अगर वॉर होता है तो ओपोनेंट कंट्री के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हैं उन पर आप अटैक नहीं कर सकते हो। आप अटैक कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पर आपको कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है, क्योंकि वर्ल्ड को मिलकर किसी क्या बोलते हैं यूनेस्को साइट को कंजर्व करना है, तो आपको भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी उस एरिया के आसपास नहीं हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेग कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, तो हेग कन्वेंशन भी लग जाता है और इससे भी कल्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जाती है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल लॉ, बहुत सारे लॉ लग जाते हैं, तो उस एरिया को कंजर्व करना सोर्स कंट्री, होस्ट कंट्री के लिए। तो अब साइट्स देख लेते हैं। बाय द टाइम इंडिया में कौन कौन सी साइट्स हैं जिन्हें कल्चरल साइट्स या फिर नेचुरल साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर डिक्लेरेशन मिला है। तो 1983 से ये स्टार्ट हुआ था। 1983 में 4 साइट्स को इस लिस्ट में शामिल किया गया। पहली है अजंता केव, महाराष्ट्र की है। एलोरा केव, ये भी महाराष्ट्र की है। ताजमहल यूपी और आगरा फोर्ट यूपी। 1983 में इन्हें डिक्लेयर किया गया। उसके बाद आता है 1984। 1984 में सन टेम्पल कोणार्क में है, उड़ीसा। फिर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर पर अलग अलग छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो पंचरथ, शोर टेम्पल, अर्जुन पेनेंस और डिसेंट ऑफ गंगा, केव टेम्पल एक्सेट्रा, कई सारे टेम्पल बने हुए हैं यहाँ पर। तो ये तमिलनाडु में है, इसे भी 1984 में रिकॉग्नाइज किया गया। 1986 में चर्च ऑफ कॉन्वेंट ऑफ गोवा, चर्चेज एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा को, और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, यहाँ पर भी बहुत सारे टेम्पल हैं और उन सबको इसमें रखा गया है। ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल विच इंक्लूड कंदरिया महादेव टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल एक्सेट्रा, ये हिंदू ओरिजिन के हैं। और पार्श्वनाथ, आदिनाथ, संत शांतिनाथ टेम्पल एक्सेट्रा जो कि जैन ओरिजिन के हैं, और इन सब को शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी यूपी और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर भी कृष्णा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, नरसिम्हा, गणेशा, हेमकुत्ता ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, अच्युतराया टेम्पल कॉम्प्लेक्स, विठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, पट्टभिरामा टेम्पल कॉम्प्लेक्स और लोटस महल टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा भी कई सारे टेम्पल वहां पर हैं। 7 में एलिफेंट केव्स महाराष्ट्र की। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट पटडक्कल कर्नाटका में, यहाँ पे 9 हिंदू टेम्पल है, 1 जैन टेम्पल है जिसमें विरूपाक्षा टेम्पल, पपनाथा टेम्पल एक्सेट्रा आते हैं। ग्रेट चोला टेम्पल है जैसे बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर तमिलनाडु में, और ऐरावतेश्वर टेम्पल, दरसुराम टेम्पल तमिलनाडु में। 1989 में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जो कि सांची में है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ग्रेट स्तूपा, अशोकन पिलर, शुंगा पिलर, श्री शतकर्णी इंस्क्रिप्शन ऑफ सतवाहना पीरियड और बहुत सारे स्तूपास। वो पूरा एक एरिया है, वहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। 1993 में हुमायूं टॉम्ब दिल्ली का, और कुतुब मीनार और एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में, ये भी एक एरिया है और वहीं पर है। 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये एक अंडर माउंटेन रेलवे है इंडिया का। 2002 में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया बिहार का। 2003 में रॉक शेल्टर भीमबेटका का रॉक शेल्टर जो कि मध्य इसे प्रोवाइड किया गया। 2004 में छत्रपति शाहू जी टर्मिनस और विक्टोरिया टर्मिनस भी कहा जाता है, मुंबई में है, महाराष्ट्र। और चंपानेर, पवगढ़,
आर्कियोलॉजिकल पार्क जो कि गुजरात में है। 2005 में प्रोवाइड किया गया है नीलगिरी माउंटेन रेलवे को, जो कि माउंटेन रेलवे है। इंडिया में माउंटेन रेलवे एक अलग से है, उसके अंडर आता है। 2007 में रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली का। 2008 में कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश, ये भी रेलवे के अंडर आता है। 2010 में जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में। 2013 में 6 हिल फोर्ट है राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ रणथंभौर में, तो उनको यहाँ पर शामिल किया गया है, जैसे हैं जैसलमेर, कुंभलगढ़, आमेर, टॉन एक्सेट्रा। तो 2014 में शामिल किया गया रानी की वाव, या फिर क्वींस स्टेप वेल भी कहते हैं, गुजरात में है। 2016 में द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुशायर, तो ली कॉर्बुशायर के द्वारा ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, चंडीगढ़ में है, इसे शामिल किया गया। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा, ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, बिहार में है, उसे दिया गया। 2017 में हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद का पूरा शहर बनाया गया था, उस सिटी को इसमें इंक्लूड किया गया। 2018 में विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको असेंबल्स ऑफ मुंबई। नेचुरल साइट्स की बारी आ जाती है, तो नेचुरल साइट्स में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में 1985 में, और काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी असम में है, 1985 में इसे भी शामिल किया गया। क्यूलाडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान 1985, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल 1987, नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 एंड वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में इंक्लूड किया गया। वेस्टर्न घाट 2012 सब क्लस्टर इंक्लूड अगस्त्या मलई, पेरियार, अन्नमलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, तलकावेरी, कुद्रेमुख और सह्याद्री। ये वेस्टर्न घाट्स की कुछ पीक हैं, इन सबको इंक्लूड करके एक नेचुरल साइट्स के तौर पर इनको कंजर्व करने के लिए, क्योंकि वेस्टर्न घाट का एरिया जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये स्पीशीज रिच, अलग अलग तरीके की स्पीशीज यहाँ पर बहुत मिलती हैं। ये एरिया अभी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर किया जा रहा है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, 2014 में इंक्लूड किया गया इसे। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम 2016 में। बेनिफिट्स क्या मिल जाते हैं अगर कोई भी साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का पार्ट हो जाती है? तो पहला तो उसे इंटरनेशनल 2016 में बेनिफिट्स क्या मिल जाते हैं अगर कोई भी साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का पार्ट हो जाती है? तो पहला तो उसे इंटरनेशनल अटेंशन मिलता है, बाहर के लोगों को ये पता चलता है कि उस एरिया में वो साइट है जिसे ध्यान रखना है, प्रिजर्व करना है। तो इंटरनेशनल लॉज अगर लगने लगते हैं तो लोग इंटरनेशनल कोऑपरेशन आपको मिल जाता है एक साइट को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए। टूरिज्म आता है, वो साइट एकदम इम्पोर्टेंट वो साइट कल्चरली सेंसिटिव डिक्लेयर कर दी जाती है, वो साइट कल्चरली सेंसिटिव डिक्लेयर कर दी जाती है, तो लोगों में एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमें देखना है। और अगर टूरिज्म आता है तो इकोनॉमिक बेनिफिट उस एरिया का बढ़ता है और उसके साथ साथ कंट्री का इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। यूनेस्को कैन प्रोवाइड फंड, अगर नेशन का जो गवर्नमेंट है वो उसे रिस्टोर नहीं कर पा रहा है तो आपको फंड यूनेस्को से मिल सकता है। यूनेस्को प्रोवाइड करेगा रिस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन और ट्रेनिंग के लिए अगर कोई फंड की ज़रूरत पड़ रही है तो यूनेस्को प्रोवाइड कराएगा। क्लोज टाइज हो जाते हैं यूएन सिस्टम से, क्योंकि अब वो साइट यूएन का पार्ट हो जाता है तो यूएन उसके बारे में सोचता है, उसकी प्रेस्टीज और सपोर्ट करता है। ग्लोबल प्रोजेक्ट अगर हो रहा है तो उससे रिसोर्सेज, आने वाले रिसोर्सेज आपके एरिया को मिलने लगते हैं।
पार्टनरशिप हो जाती है, गवर्नमेंट मतलब लोगों को एक साथ मिलकर के काम करना है, तो गवर्नमेंट, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर और इंटरनेशनल गवर्नमेंट सब एक साथ मिलकर काम करते हैं उस साइट को बचाने के लिए। साइट जो होती है वो जेनेवा कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन, वॉर टाइम पे उसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, तो वॉर टाइम से वो प्रोटेक्टेड हो जाती है। क्वेश्चन है कि ये आए हुए क्वेश्चन है आपके, तो कंसिडर फॉलोइंग साइट, ये सब हैं, तो आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। के लिए भी है, तो मेंस के लिए ये क्वेश्चन है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, इसे लिख सकते हो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पोस्ट कर सकते हो। मैं आपको इसके मॉडल आंसर अगर आप मांगोगे तो मैं प्रोवाइड करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप प्रैक्टिस करिए।